टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन गुण विज्ञानीय। ये हमारे पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 4 है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आज कवर करेंगे इसमें कि हमारा गुण क्या है, प्लस गुण जो जितने जैसे हमारा 41 टाइप्स के टोटल गुण हैं 41, उन सारे जो कितने टाइप्स के हैं उसमें से फिर जितना आज पॉसिबल हो पाएगा उतना हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर देखेंगे कि गुण का परिचय, गुण का क्या परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ गुणाज। वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में गुण को दूसरा स्थान दिया। चरक जी ने बताया कि गुण का जो स्थान है वो तृतीय स्थान है, जबकि वैशेषिक दर्शन ने हमारे भाव पदार्थों में गुण का दूसरा स्थान बताया। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। गुण द्रव्य में आश्रित रहता है। गुण किस में आश्रित रहता है? किसी भी द्रव्य में। द्रव्य गुण दोनों ही परस्पर आधार और आधेय, जैसे आधार और आधेय होता है। आधार होता है जिसमें आधेय होता है। आधार में जैसे सपोज करते हैं जैसे आश्रय और आश्रय वही होते हैं ना। जैसे हमारी बॉडी क्या है कि रोगों का आश्रय है, मतलब, और हमारे जो रोग क्या है वो जो रोग हमारे क्या है हमारे बॉडी पर क्या है आश्रित है। तो वैसे ही है कि गुण द्रव्य पर आश्रित है। जो कोई भी द्रव्य होता है तो उसका गुण होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और गुण की कोई अलग से कोई चेष्टा नहीं होती। तो वैसे बोला गुण द्रव्य में आश्रित है। द्रव्य और गुण दोनों ही परस्पर आधार और आधेय के भाव रखते हैं। द्रव्य आधार है, द्रव्य किसी का आधार है। जैसे कि आधार इसलिए है कि द्रव्य के गुण होते हैं, ना कि गुण का द्रव्य होता है। तो कोई द्रव्य है उसके गुण होते हैं, इसलिए द्रव्य आधार है। आधार मीन्स उसका जो मेन है आश्रय द्रव्य। तो द्रव्य है आश्रय, और आश्रय कौन है? हमारा द्रव्य है और आश्रय है हमारा गुण। तो द्रव्य आधार है और गुण आधेय है। गुण और द्रव्य का निष्क्रिय रूप, गुण और द्रव्य को का निष्क्रिय रूप कहा जा सकता है। कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जाए, मतलब गुण को द्रव्य का निष्क्रिय रूप कहा है। गुण को द्रव्य का निष्क्रिय रूप कहा है, लेकिन कर्म है उसका सक्रिय रूप कहा है द्रव्य का। चरक यहाँ पर जो हमें गुण का तृतीय स्थान है। तो चरक जी ने कहा था ना, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च संभाव्य च तज्जुगात तंत्रोक्तम विधिमाम स्थिता। तो उस श्लोक में चरक जी ने बताया कि सामान्यम च विशेषम च, सामान्य विशेष पर गुण। तो वहाँ पर आया कि उसका तीसरा स्थान बताया चरक ने। कौन सा? सामान्यम च विशेषम। पहला सामान्य, दूसरा विशेष है, तीसरा गुण है, तो तीसरा स्थान दिया। अब पढ़ेंगे कि गुण की हमारे की व्युत्पत्ति क्या है। व्युत्पत्ति और गुणा आमंत्रण, गुणा आमंत्रण इस धातु में गुण धातु की उत्पत्ति हुई है। तो इसको बस याद कर लेना, इसमें कुछ समझने वाला ऐसा नहीं है। कहते हैं ना व्युत्पत्ति, जहाँ से उसकी ओरिजिन हुई है। तो गुण आमंत्रण इस धातु से गुण की उत्पत्ति हुई है। फिर आते हैं गुण की निरुक्ति। जैसे आप कभी एक्सप्लेन करने को आ जाता है ना कि गुण के बारे में लिखिए, एक्सप्लेन गुणाज वेद देर उत्पत्ति या निरुक्ति। तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो इसकी जो निरुक्ति हो गई, गुण्यते आमंत्रयते लोके अनिनिति गुणा। या तो आप इसको याद कर सकते हैं कि गुण्यते आमंत्रयते लोके अनिनिति गुणा, या फिर हमारे पास एक दूसरा है श्लोक, गुण्यते मन्यते इति गुणा, जिस द्वारा लोक द्रव्यों की ओर आकर्षित और आमंत्रित होता है। जिसके द्वारा, जैसे जो प्रीवियस हमारा श्लोक था इसमें था गुण्यते आमंत्रित लोक अनिनिति गुणा, मतलब जो गुण के लिए आमंत्रित करता है, जिसके द्वारा, जिसके कारण लोक द्रव्य की ओर आकर्षित होता है। जैसे किसी की और वो आकर्षित हो रहा है, किसकी तरफ? लोक और लोकगत जो लोक द्रव्य है वो उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। जैसे कोई चीज़ है और उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो उसका क्या है? गुण की निरुक्ति है। जैसे गुण्यते मंत्र्यते इति गुणा, जिसके द्वारा लोक द्रव्य की ओर आकर्षित हो रहा है। जो लोक है, जो पुरुष है, लोक यहाँ पर हम मनुष्य को ले सकते हैं। लोक द्रव्य, जैसे सपोज करते हैं हमारा एक गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल है वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है। वो लोग गुण्यते मन्यते इति गुणा, वो लोक द्रव्य को आकर्षित कर रहा है। मतलब जो गुलाब का फूल है उसका जो गुण है वो हमें आकर्षित कर रहा है। तो जिसके द्वारा लोक द्रव्य की ओर आकर्षित या आमंत्रित होते हैं उसे गुण कहा है। तो उसके गुण की वजह से, जैसे फूल है तो फूल के गुण की वजह से हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब इसका लक्षण देखेंगे। तो लक्षण में वैशेषिक दर्शन ने बताया कि द्विआश्रय गुणान संयोग विभाव अकारणम अनुच्छेपेति गुण लक्षणम। ठीक है, ये वैशेषिक दर्शन ने बताया। इसका हम फर्दर अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे जो एक्सप्लेन करके दिया है ना। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि द्रव्य में रहने वाला स्वयं क्रिया ना करने वाला क्या होता है? गुण है। गुण क्या होता है? किसी भी द्रव्य में रहता है। जैसे कि अगर फूल है तो गुण उसके अंदर है, उसका गुण है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहा है, और ना कि वो किसी से क्रिया नहीं करता, किसी से भी कोई द्रव्य की विशेषता बताने वाला। और द्रव्य की विशेषता बताएगा, जैसे गुलाब का फूल है तो उसकी विशेषता क्या है कि उसका रंग लाल है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, फिर ये गुण के लक्षण है जो हमने प्रीवियस अभी देखे थे कि आगे एक्सप्लेन करेंगे। द्रव्य के आश्रय से रहने वाला अगुणवान, जिसका कोई गुण ना हो, द्रव्य के आश्रय में रहने वाला। तो जो गुण है वो कहाँ रहता है? द्रव्य के आश्रय में रहता है। अगुणवान है, उसका कोई गुण नहीं है। जैसे द्रव्य का लाल रंग है, तो ये उसका गुण है, लेकिन वो खुद अपने आप में क्या है? वो गुण वाला नहीं है, वो अगुणवान है। संयोग और विभाग का कारण ना हो, जिसमें किसी को
और उसको हटाने का कोई कारण ना हो। यही हमारे जो गुण है उसका लक्षण है। दो आश्रय मतलब दो आश्रय है उसका, गुण का स्वतंत्र कोई भी अस्तित्व नहीं है गुण का, वह सदा द्रव्य में आश्रित रहता है। गुण का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो द्रव्य है उसमें ही वो आश्रित रहता है। बोला ना, गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह सदा द्रव्य में आश्रित रहता है, उसकी सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि वो द्रव्य के अकॉर्डिंग ही जाना जाता है कि इस द्रव्य का ये गुण है। अब बोला अगुणवान मतलब द्रव्य का कोई गुण नहीं है, जैसे बोला द्रव्य में रहने वाला, स्वक्रिया ना करने वाला, द्रव्य में रहता है उसका कोई गुण नहीं है, सिर्फ वो विशेषता बताता है। गुण का अपना कोई गुण नहीं है, गुण स्वगुण रहित है, मतलब उसमें कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो गुण रहित है। यह द्रव्य और गुण में अंतर है, यह द्रव्य और गुण में अंतर है। गुण ना तो गुण में होता है, गुण किसी गुण में नहीं होता है, गुण किसी द्रव्य में होता है और ना कर्म में होता है। गुण ना तो किसी गुण में होगा, ना ही किसी कर्म में, गुण केवल द्रव्य में पाया जाता है। जैसे गुण है, जैसे किसी गुण मतलब हम समझ सकते हैं किसी की विशेषता, जैसे प्रीवियस में भी मैंने बताया कि गुण किसी की विशेषता, जैसे फूल है तो वो अच्छा लग रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी विशेषता। कोई लोग है, जैसे कोई पीपल है, कोई मनुष्य है, वो आपको अच्छा लग रहा है, वो उसका गुण है, ठीक है। देन यहाँ पे बताया संयोग विभाग न कारणम, ठीक है, संयोग विभाग न कारणम। तो इसमें बोला गुण संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता, मतलब ये है कि संयोग और विभाग में गुण का कोई भी रोल नहीं है कि कोई अलग हो रहा है या फिर कोई जुड़ रहा है, तो उसमें बोला ना जो संयोग एवं विभाग का कारण नहीं है वो गुण है। संयोग और विभाग का कारण गुण, संयोग और विभाग का कारण गुण नहीं है, लेकिन संयोग और विभाग का जो कारण वो कर्म है। कर्म संयोग और विभाग का अनपेक्ष कारण है, संयोग और विभाग का जो कारण है वो कर्म है। जैसे सपोज करते हैं अपने हाथ में मैंने बॉल ली तो वो संयोग हो गया, बॉल मेरे हाथ में आ गई तो वो संयोग हो गया, मैं एक कर्म कर रहा हूँ, एक कर्म कर रहा हूँ। और विभाग मतलब मेरे हाथ से बॉल छूट गई तो वो विभाग हो गया, उसका मतलब मेरे हाथ से वो बॉल अलग चली गई तो वो विभाग हो गया। तो ये किसने करा, ये कर्म है। कर्म ने संयोग और विभाग कौन करता है, कर्म करता है, ना कि गुण करता है। जैसे अगले अध्याय में जो यही कर्म और गुण में अंतर बताया जाएगा उसको छोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी लिख रखा है कि जो संयोग है वो विभाग का कारण नहीं है, वो गुण है। संयोग और विभाग का कारण क्या है, कर्म है, कि हम किसी चीज़ को जोड़ेंगे और उसे अलग करेंगे तो वो हमें कर्म करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे हमारे चरक जी ने बताया था कि समवाय तो निचेष्टा कारणम गुणा, पिछला श्लोक आपको चरक का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा तो उसमें ही है हमारा श्लोक नंबर 51 में कि जो समवाय संबंध, जो समवाय हो या निचेष्टा और कारण हो। समवाय मतलब समझते हो, अब समवाय होता है कि जैसे किसी दो चीज़ों के बीच रिलेशन, जैसे एक धागा है तो धागा का कपड़े के साथ क्या रिलेशन है, उसका समवाय संबंध है। क्योंकि अगर कपड़े में धागा नहीं होगा तो उसकी कपड़े की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। तो वही होता है किसी आश्रय का आश्रय और किसी आधार का आधे। जैसे कपड़ा है तो कपड़ा क्या है, कपड़ा है हमारा आधार है, और आधे क्या है उसका धागा है। जैसे पूरा कपड़ा बन गया तो वो एक आधार बन गया, ठीक है। आधे क्या है हमारा धागा है हमारा। तो बोला कि जो समवाय हो मतलब उनकी दोनों के बीच का समवाय संबंध हो, रिलेशन हो दोनों के बीच का हो, निचेष्टा हो, चेष्टा रहित हो, मतलब चेष्टा रहित और कारण हो उसे गुण का। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे हमारा फूल है गुलाब का, तो गुलाब का फूल का उसके गुण के साथ क्या है, समवाय संबंध है, कि गुलाब का फूल और उसके गुण का समवाय संबंध है। लेकिन गुलाब का जो रंग है, जिस वजह से गुलाब का फूल हमें अच्छा लग रहा है, उसका कोई चेष्टा नहीं है जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने की। जो गुण है वो चेष्टा रहित है। गुण नहीं कहता है कि मुझे तुम पसंद करो या तुम मेरे पास रहो, तो उसका कर्म से कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि लाल गुलाब है, वो क्या है, एक द्रव्य है। गुण क्या है, लाल रंग का गुलाब है, वो द्रव्य में रहता है, तो उसका जो द्रव्य का जो गुण है वो चेष्टा रहित है। वो नहीं कहता कि मुझे पसंद करो या फिर कोई उससे अट्रैक्टिव हो रहा है, तो वो गुण का काम नहीं है, वो कर्म है, वो चेष्टा रहित है। जो गुण है वो चेष्टा रहित है। जैसे यहाँ पे समवाय बोला हमारा, समवाय संबंध जो जैसे बताया जो आधे अर्थात जो किसी पर आश्रित रहता हो, गुण द्रव्य में आश्रित रहता है, इसलिए यह समवाय शब्द प्रयुक्त हुआ। इसी तरह से गुण समवाय होने से व्यापक द्रव्यों से भिन्न है। द्रव्य किसी का आश्रय नहीं होता, द्रव्य किसी का आश्रय नहीं होता, बल्कि द्रव्य क्या गुण का आश्रय है, और गुण क्या है, वो द्रव्य का आश्रय है। कि जैसे हमारा द्रव्य है तो द्रव्य क्या हो गया, आश्रय है हमारा। आश्रय मतलब कि आधार है, और आधे क्या है, उसका गुण है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि लाल रंग गुलाब में रहता है, लेकिन लाल रंग क्या है, लाल रंग चलता फिरता नहीं है, वो कोई कर्म नहीं करता, वह केवल गुलाब की विशेषता बताता है। तो विशेषता क्या है, गुण है हमारा। चेष्टा, ये बोला है निचेष्टा। निचेष्टा क्या है कि गुलाब का जो रंग है उसकी कोई वो चेष्टा नहीं करता कि आप मेरे पास आओ, मुझे देखो, मुझे अट्रैक्ट करो, तो ये उसके गुण की कोई चेष्टा रहित होता गुण, वो कर्म नहीं करता। चेष्टा एक तो कर्म से गुण भिन्न है। यहाँ पे बोला कारण है। कारण क्या है, गुण अपने समान गुणों की वृद्धि करता है। गुण अपने समान गुणों की वृद्धि में असमवाय कारण है। गुण अपने समान जो गुण होते हैं उसमें वृद्धि का असमवाय कारण है, समवाय कारण नहीं, असमवाय कारण है। विशेष और समवाय कारण नहीं होते, विशेष और समवाय कारण नहीं होता, अतः गुण इनसे भिन्न होता है। ठीक है, इतना देख लिया हमने, लेकिन इसको छोड़ दो आप। लेकिन अब पढ़ेंगे हम अपना, जैसे यहाँ पे अभी ये बताया पूरा गुण के बारे में कि गुण क्या है, द्रव्य में आश्रित रहता है, गुण रहित होता है। गुण रहित होता है। संयोग विभाग का साक्षात कारण गुण नहीं है बल्कि कर्म है।
कर्म रहित है, अपने कार्य का असमवाय कारण है, उसके लक्षण विश्व की तरह विकीर्ण है, ठीक है। लेकिन जो गुण है, तो गुण के ये देन द्रव्यास, जैसे हमारा ये श्लोक बताया था ना, तो इसको लर्न कर लेना आप लोग, ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये। द्रव्याशरण गुणा संयोग विभाग अकारणम अंशेप इति गुणा, ठीक है। फिर ये पूरा इसका फर्दर क्लासिफिकेशन दे दिया कि द्रव्याश्रित रहता है गुण जो है वो द्रव्य पर आश्रित है, संयोग विभाग उसका कार्य नहीं है, अगुणवान है, निष्क्रिय है, न कारण है, अविश्व लक्षण की तरह वह विकीर्ण है। अब गुण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गुण, तो यहाँ पर बोलेंगे न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार हमारे जो गुण हैं वो टोटल हमारे 24 बताए गए हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन के। जैसे ये बताया रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण अनित पृथक संयोग विभागे परत्व प्रत्यय बुद्धिया सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत्यनाश गुणा। तो वैशेषिक दर्शन ने 17 गुणों का वर्णन किया है, जिसे रूप रस गंध स्पर्श परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। फिर क्या है कि जो प्रशस्त पाद भाष्य, जैसे वैशेषिक दर्शन का भाष्य है, उन्होंने फिर 7 गुणों को और बताया। कौन से? ये होता है गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म धर्म और शब्द, ये 7 गुण टोटल इस प्रकार से हमारे 24 गुण होते हैं। न्याय दर्शन में गुणों के भिन्न भिन्न संदर्भ में न्याय दर्शन के भविष्यकारों ने गुणों का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें तर्कभाषा ने 24 गुणों का वर्णन किया, जो मैंने पीछे बताया आपको रूप रस गंध। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, तो इस श्लोक को याद कर लेना। जो श्लोक है ना ये वाला, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रत्यक्ष संयोग विभाग परत्व प्रत्व बुद्धिया सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत्यनाश 4 गुणा, ये 24 गुण है, तो इसको लर्न कर लेना। फिर हम देखेंगे कि जो तो उन्होंने बता दिए थे, चरक ने जो हमारे बताए थे कितने गुण बताए थे 41, ठीक है। कौन से? सार्था गुरुवादय बुद्धि श्लोक आया है चैप्टर फर्स्ट समता के हमने पढ़ा था कि सार्था गुरुवादय बुद्धि प्रतिनंद अपराधम गुण उपलब्धता कर्म चेष्टम उच्यते। तो ये हमारा श्लोक है और इसमें टोटल गुण कितने बताए? 41। सार्था गुण कितने बताए? 5। गुरुवादी 20 होते हैं, तो उनको गुरुवादी गुण वैसे 10 होते हैं, तो उनको टोटल करके हमने 20 करा। बुद्धि और प्रतिन्यानता, जिनको आध्यात्मिक गुण भी बोला, वो हमारे कितने हैं? 6। कौन से? सुख दुख इच्छा द्वेष वाले। पराधि गुण परत्व परत्व, तो ये हमारे टोटल हमारे बनेंगे 10। अब इनका फर्दर यहाँ पर हमारा बताए गए हैं टोटल, जैसे सार्थक गुण कौन कौन से? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गुरुवादी गुण गुरु लघु मंद तीक्ष्ण, वही थे ना, गुरु मंद हिमस्नग्ध लक्षण सांद्र मृदु इस तरह, और उसके अपोजिट टोटल करेंगे, जैसे गुरु मंद हिमस्नग्ध लक्षण सांद्र मृदु इस तरह। ये टोटल कितने हो रहे थे? 10। अब 10 हो रहे थे, ये क्या होता है? अब इनके अपोजिट आप देख लो, इनके क्या देख लो? 10 इनके अपोजिट देख लो, तो टोटल ये हो जाएंगे इस हिसाब से 20, ठीक है। अब हमारा आया अध्यात्म गुण। अध्यात्म गुण कौन सा है? बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, तो ये हमारे होगा अध्यात्म गुण। और कभी ये पूछ लेते हैं कि अध्यात्म गुण का दूसरा नाम क्या है? तो बुद्धि प्रत्यन्यानता, ठीक है। फिर आ गया हमारा पराधि गुण। पराधि गुण कौन कौन से? परपरयुक्ति संख्या योग विभाग पृथकत्व प्रमाण संस्कार और अभ्यास। अब क्या आज हम डिस्कस करेंगे, आज की जो क्लास में वो डिस्कस करेंगे हम सार्थक गुणों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम गुरुवादी गुण को लेंगे, उसमें से 5-5 करके, क्योंकि अगर सारे लूँगा एक बार में तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज हम सार्थक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक गुण वही है जो हमारे जो पंचमहाभूत हैं, तो उनके जो गुण हैं वही है कि जैसे आकाश है, तो आकाश का गुण क्या है? शब्द है। आकाश वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, रस किसका है? जल का, और गंध हमारा पृथ्वी का। तो वही हमारे महाभूतों के ये गुण हैं। अब यहाँ पर हम सार्थक गुणों को पढ़ेंगे, यहाँ पर ये गुण पूरा एक्सप्लेन कर रखे। सार्थक गुणों के नाम ये दिया है ना, शब्द योग ज्ञान गोचरा विषय गुण महाभूतानि काम वायु अग्निरपा क्षितिस्था शब्द स्पर्श रूप रसो गंधश तदगुणा। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को सार्थक गुण कहा। अब शब्द को सबसे पहले हम देखेंगे शब्द को, जो शब्द की जो शब्द एक तरह से था साउंड, और इसकी जो शब्द है वो किसका गुण है? वो हमारा आकाश महाभूत का, ठीक है। तो आकाश महाभूत में क्या कहा है? आप इस श्लोक को याद करना, जैसे स्रोत ग्राह गुणा शब्द आकाश मात्रा प्रतिष्ठा द्विविधा ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि, इसके 2 भेद बताएं, ध्वन्यात्मक और बड़ात्मक क्षेत्र, ठीक है। जिस गुण को स्रोत इंद्रियों से जाना जाए, मतलब साउंड है तो हम अपने कानों के द्वारा उसको सुन सकते हैं। तो बोला जिन गुण को स्रोत इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, जैसे कोई साउंड है, कहीं पर कोई आवाज़ हो रही है, तो हम उसको अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं। जिस गुण को स्रोत इंद्रियों से जाना जाए उसे क्या कहा? शब्द का। शब्द गुण केवल आकाश महाभूत में होता है। तो शब्द गुण मैंने जैसे बताया कि आकाश महाभूत में होता है। शब्द के 2 भेद है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि ध्वनात्मक और वर्णात्मक। ध्वनात्मक मतलब हमारे जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे शंख बजाया हमने, घंटी बजाई, तो ये हमारे क्या है? ध्वनात्मक है, जैसे भेरी शंख आदि से निर्माण होने वाले शब्द। वर्णात्मक जैसे हमने मुंह से किसी को बोला, जैसे कि तुम जाओ पानी लेके आओ, तो जो हमने मुंह से बोला वो वर्णात्मक, मुंह से बोले जाने वाले शब्द को हमने क्या बोला? वर्णात्मक। वैसे यहाँ पर ये बताया इसके शब्द है, तो इसके 2 भेद बताएं, ध्वनात्मक और वर्णात्मक, जो मैंने पहले बता दिया। अब इसमें क्या है कि इसका जो चिकित्सकीय महत्व क्या है, मतलब कि इसका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, रोग और रोगी की परीक्षा में शब्द गुण का महत्व है। अच्छा, आप पूछोगे कि शब्द से कैसे, शब्द से हम कैसे पता करेंगे? साउंड से हमें क्या पता लगेगा? बहुत कुछ पता लगेगा आपको साउंड से। आप जैसे पेट में होने वाली जो भी आवाज़ होती है ना, जैसे इंटेस्टाइन की आवाज़ होगी, स्टेथोस्कोप से जो हम आवाज़ें सुनते हैं, तो वो शब्द के ही तो है, शब्द के अकॉर्डिंग ही तो सुनते हैं।
जैसे यहाँ पे देखो ये दे रखा है बातोदर। बातोदर मतलब जब उदर में बात की वृद्धि हो जाए तो बातोदर की परीक्षा में ये बोला है कि अंगुली से उदर पर आघात करने पर वायु से भरे हुए मशक के ऊपर ताड़न करने के समान आवाज़ शब्द का होना। जैसे कि आप देखते हैं ना, जैसे कभी किसी के पेट में गैस बन गई है, जैसे बोलते हैं कि फ्लैटुलेंस हो गया, पेट फूल गया, तो उसको पेट को बजा के देखते हैं हम, उसके मतलब पाल्पिटेट करते हैं अपने हाथों से, उंगलियों से, तो उसमें आवाज़ आती है, तो उसमें पता लग जाता है कि उसमें वायु का वृद्धि हुई है। देन कह रहा है कि अटोपा की परीक्षा शब्द में आधारित है। अब ये यहाँ पाया कि योग रत्नाकर में अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत शब्द का उल्लेख किया गया। अब आप पूछोगे योग रत्नाकर क्या है? योग रत्नाकर क्या है कि अष्टविध परीक्षा है। अष्टविध परीक्षा में क्या है कि अष्टविध परीक्षा में ये बताया गया है कि हमें कैसे कैसे परीक्षा कराई जाएगी। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि अष्टविध परीक्षा क्या है। जैसे जो हमारी अष्टविध परीक्षा है वो आयुर्वेद में रोगी की जांच करने की 8 प्रमुख विधियां। जैसे कोई रोगी है तो उसमें क्या क्या बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करने की ये क्या है हमारी मेथड्स है। जैसे पहले आता है नाड़ी परीक्षा, जैसे हम बात पित्त कफ होते हैं, नाड़ी परीक्षा में हाथ पकड़ के और उसकी जो नाड़ियाँ होती हैं बात और पित्त और कफ, तो उनसे रोगों की स्थिति पता करते हैं, कैसे कि बात बड़ा हुआ है क्या पित्त बड़ा हुआ है। वैसे मूत्र परीक्षा के मूत्र का रंग देखा और उसकी कितनी क्वांटिटी और उससे क्या स्मेल आ रही है। तो भैया कि उसमें शब्द की परीक्षा कैसे हमने पाल्पिटेट करा। जैसे स्प्लेनोमेगली हो जाता है ना, स्प्लीनो वृद्धि होती है, स्प्लेनोमेगली, तो जैसे स्प्लेन की वृद्धि होती है तो हम उसको पाल्पिटेट करके अपने हाथ से उसको फील कर सकते हैं लेफ्ट साइड में अपने। जैसे लिवर है तो लिवर की अगर वृद्धि हो जाती है तो उसको भी हम अपने हाथ से फील कर सकते हैं बजा के, तो उसमें एक साउंड आता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया शब्द का। जैसे बोला ना, स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू चेक द साउंड, हार्ट एंड लंग्स। नॉर्मल साउंड इंडिकेट्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बोथ ऑर्गन। इन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन साउंड वेव यूज्ड टू डिटेक्ट द चेंजेस इन द एप्रोप्रिएंस ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गन, टिश्यू एंड वेसल, डिटेक्ट द एबनॉर्मल मासेज ऑफ ग्रोथ। तो ये हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं साउंड के थ्रू। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्पर्श। स्पर्श से क्या समझते हो? स्पर्श का मतलब टच। जैसे यहाँ पर दिया है कि स्पर्श मीन्स टच। किसी को छू के आप कैसे पता कर सकते हो? रोगी की परीक्षा छू के पता कर सकते हो कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसकी नाड़ी चेक करी आपने तो कितना स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो ये बोला है त्वग इंद्रिय मात्रा ग्राहो गुणा स्पर्श सा चतुर्विद शीतोष्ण अनुष्ण शीत भेदात। ठीक है, तो इसमें मतलब जिस गुण को केवल स्पर्श इंद्रियों से जाना जाता है, जो गुण हम सिर्फ स्पर्श इंद्रियाँ मतलब छू करके जिसे पता कर सकते हैं वो सिर्फ स्पर्श है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या बताया आगे, स्पर्श के 3 भेद होता है। कहते शीत स्पर्श, जैसे किसी को छुआ तो वो ठंडा फील हो रहा था, शीत स्पर्श। किसी को छुआ जैसे किसी को फीवर हो रखा है तो उष्ण स्पर्श। अब फीवर में ही उष्ण स्पर्श नहीं होता, जैसे सर्दियाँ होती हैं तो बेस अगर आप अपने आप को टच करोगे तो वो उष्ण फील होगा। अनुष्ण शीत स्पर्श मतलब वो ना तो गर्म है ना ठंडा है। तो बोला स्पर्श और पृथ्वी और जल, पृथ्वी जल और तेज महाभूत से। पृथ्वी इसमें क्या है, पृथ्वी एक महाभूत है, जल भी महाभूत है, तेज और वायु महाभूत में पाया जाता है। कौन सा स्पर्श? जल महाभूत शीत, जल महाभूत शीत स्पर्श होता है, तेज महाभूत से उष्ण स्पर्श, और पृथ्वी और वायु महाभूत से अनुष्ण शीत स्पर्श। ठीक है, तो स्पर्श है तो जैसे शीत किसमें, जल महाभूत में, उष्ण तेज वायु, तेज महाभूत से समझ रहे हैं यहाँ पे हम अग्नि। ठीक है, अग्नि महाभूत, अनुष्ण पृथ्वी और वायु महाभूत का। अब इसका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्लिनिकल एस्पेक्ट में। रोगी की परीक्षा से जल उदर की परीक्षा, जैसे अगर हमारा पेट है वो जल से भरा हुआ है, जल उदर की परीक्षा में अर्थात उदर पर स्पर्श करने से जल से भरे हुए मशक के समान। मशक एक होती है जिसमें पानी भर के रखते हैं तो उसको मशक कहते हैं, जिसमें पानी भर के रहता है। उसको अगर बाहर से आप पाल्पिटेट करोगे, थपथपाओगे तो उसमें आवाज़ अलग से आएगी। तो बोला भरे हुए मशक के समान उदर में क्षोभ का ज्ञान होता है, ऐसा कहा गया। इस प्रकार जलोदर व्याधि का निदान स्पर्श गुण के आधार पर किया जाता है। मतलब हम उसको स्पर्श करके बता सकते हैं कि जलोदर है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ज्वर की परीक्षा जैसे मैंने बताया था आपको, ज्वर की परीक्षा की सकते योग रत्नाकर की अष्टविधि में इसमें परीक्षा में इसमें नाड़ी परीक्षा को लेकर, जैसे बात पित्त कफ है तो हमारे उसकी परीक्षा कर सकते हैं। देन रक्तपित्त रोग के कारण उत्पन्न दाह की शांति के लिए वैदुर मुनि मुक्ता मणि का से आदि के पात्र का स्पर्श। क्या होता है, जैसे रक्तपित्त रोग होता है तो आप देखते होगे ना, जो शंख होते हैं तो इनकी जो शंख होते हैं और जो मुक्ता बताया ना, इनकी जो प्रकृति होती है ये शीत प्रकृति होती है। तो मुक्ता है, मणि है, का से आदि के पात्र को स्पर्श और शीतल जल से ठंडी के द्रव्यों से स्पर्श हितकर बताया। मतलब इनमें पानी भर के और इनका टच कराना ये हितकर बताया। किसमें, जलोदर और जो रक्तपित्त रोग हो गया, स्पेशली रक्तपित्त रोग में, क्योंकि रक्तपित्त रोग में क्या है, हमारी बॉडी का जो पित्त है वो दूषित हो जाता है। एक तरह से बॉडी में पित्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पर हम इसमें उत्पन्न दाह मतलब जैसे बर्निंग सेंसेशन हो गए, स्किन वाला, इसके नीचे स्किन डिजीज में तो है। विदाउट पाल्पिटेशन एग्जामिनेशन आर डन विद द हेल्प ऑफ टच। इट इज मेथड ऑफ फीलिंग एन ऑब्जेक्ट और ऑन द बॉडी, मतलब कोई भी चीज़ है तो उसके बॉडी में डिटरमाइन द शेप एंड साइज और लोकेशन। हाथ से आराम से आप शेप एंड साइज उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पर्श हो गया। अब हमारा आ गया रूप। रूप क्या है, रूप किसका गुण है, हमारी आंखों का, आइस का, चक्षु, नेत्र। ये बोला चक्षुर मात्र ग्राहो गुण रूप। चक्षु क्या है, जो गुण का गुण है वो किसका, रूप का।
तच्च शुक्ल, तच्च शुक्ल नील पीत रक्ता हरित पिशर चित्र भेदाश शब्द वेदा। इसमें बोला जिस गुण को केवल चक्षु इंद्रियों से, मतलब हमारे नेत्र से जिसको जाना जा सकता है उसे रूप का। और रूप के कितने भेद होता है? 7 होता है। जैसे यहाँ होता है शुक्ल नील पीत रक्ता, जैसे बोला शुक्ल नील पीत रक्ता हरिता कपिश चित्रा, हरिता कपिश चित्रा भेदा सप्तविधा, मतलब इसके 7 भेद ये बताए गए। इतना श्लोक आप याद कर सकते हो। अच्छा, श्लोक याद करने के पीछे एक ये लॉजिक है, अगर आप श्लोक याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप श्लोक जितने ज़्यादा आप याद करोगे उतना अच्छा आप मार्क्स गेन करोगे एग्जाम में, क्योंकि श्लोक के बेसिस पर बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। देन बोला कि रूप गुण पृथ्वी और जल तेज महाभूत में पाया जाता है। पृथ्वी महाभूत में 7 गुण होते हैं। पृथ्वी महाभूत में 7 रूप होते हैं। जल महाभूत का आभास्कर शुक्ल रूप होता है, शुक्ल रूप, और तेज महाभूत का आभास्कर क्या होता है? शुक्ल रूप। इन दोनों का सेम बताया इसमें। अब इसका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि अगर हम रूप से क्या सकते हैं, चाहे आंखों से क्या देख सकते हैं, तो इसमें बोला रोगी रोग परीक्षा में रूप का कामला, कामला होता है जॉइंटिस, जिससे पीली हो जाती है ना किसी को, बोला कामला के लक्षण में हरिद्रा त्वक न खानना, मतलब जो त्वचा होती है वो हरण की तरह, जो हल्दी होती है उसकी तरह कमाई त्वचा, और नेल्स भी पीले पड़ जाते हैं, अर्थात त्वचा नख और मुख का वर्ण हरिद्र के समान हो जाता है, मतलब पीला हो जाता है। वेग वर्ण अर्थात वर्षाकालीन मेढक, जैसे वर्षा पड़ती है उसके बाद जो मेढक जमीन से निकलते हैं तो उनके जो शरीर का वर्ण होता है वो पीला होता है, वो समान हो जाता है। इनकी परीक्षा रूप गुण की सहायता से की जाती है। और योग रत्नाकर जी ने अपनी अष्टवेद में क्या बोला? दृक मतलब दृष्टि से, हमने आंखों से देखा उसको, ठीक है, दृक और आकृति से, ठीक है। तो ये इस बोला अगदों का लेप पताका, और इनके दर्शन से ये क्या है कि ये ट्रीटमेंट बताया कि अगदों का लेप पताका तो रण आदि पर किया जाता है, तो इनके दर्शन से व्यक्ति में विश्वादा का निराकरण हो जाता है। ठीक है, तो आप ये इससे 2-3 पॉइंट ऐड कर लो। अच्छा, क्लिनिकल अगर आप पॉइंट जो याद रखोगे, ये क्या कि आपके पेज अच्छे भरेंगे, वहाँ पर आप अच्छे से इसको लिख सकते हो और सामने वाले को अच्छे से समझा सकते हो। आरूप हो गया हमारा, रस हो गया, यहाँ पर आप पढ़ेंगे हम रस। रस किसका गुण है? रस है हमारा किस महाभूत का? रसन इंद्रियाँ, इसमें क्या है? जल। तो रसन गिराहो गुणो रसा, रसन गिराहो गुणो रसा, साचा मधुर अम्ल लवण कटु कसाय तिक्त भेदा से 60 विधा। इसके 6 भेद बताएंगे रस के। जैसे जिस गुण में केवल रस इंद्रियों से जाना, जिस गुण को सिर्फ रस इंद्रियों से जाना जा सके, उसने हमने क्या कहा? सो रस का। इसके कितने भेद बताए? यहाँ पे 6 भेद बताए। मधुर अम्ल लवण कटु कषा तिक्त। अच्छा, कटु तिक्त कषा क्यों नहीं है? कटु तिक्त में क्या है कि जो कटु है, कटु के बाद जो कषा है वो ज़्यादा हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू तिक्त, तो इसलिए कटु कषा तिक्त। रसगुण पृथ्वी और जल महाभूतों में पाया जाता है। मोस्टली रस में क्या होता है कि उसमें जल का गुण है, लेकिन उसमें क्या क्या है? रस में गुण में पृथ्वी और जल महाभूत पाए जाते हैं। पृथ्वी महाभूत में पूरे 6 रस होते हैं, जल में केवल मधुर रस होता है। जल में सिर्फ मधुर रस है, जबकि पृथ्वी में कितने? 6 रस है। आधुनिक विज्ञान 5 रसों को मानता है। आधुनिक विज्ञान 5 रस कौन सा होता है? कि स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर एंड उमामी। अच्छा, उमामी एक जापानी वर्ड है, जापानी टर्मिनोलॉजी से लिया गया है, उस डिक्शनरी से जापानी शब्द है उमामी। उसका मीन्स होता है, उमामी टेस्ट होता है स्वादिष्ट या चटपटा, या फिर ना तो तीखा होगा ज़्यादा और ना तीखा होगा ज़्यादा और ना उष्ण होगा, तो ये बीच का है, तो इसको हम चटपटा बोला है। इसमें ये जापानी शब्द से निकला है, तो इसको हमने चटपटा बोला है रस का। अब इसके हम देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका। वही रोगी रोग परीक्षा में रसगुण का इंपॉर्टेंस है। रोगी रोग परीक्षा तो आपने पढ़ी होगी ना, अष्टांग हृदय का चैप्टर फर्स्ट में, उसमें तो आपको समझ आ गया कि रोगी और रोग परीक्षा क्या है। हमें मतलब जो हमारा डायबिटीज़ वाले कंडीशन में, तो इसमें बोला है कि पटुपाद पिपीलिका विषय से शरीर मूत्रा श्राव, मतलब शरीर या मूत्र पर भौरे या चींटियों का चलना कहा गया हो मूत्र में, क्योंकि उस टाइम ना मूत्र में हमारे में शुगर की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। शुगर की मूत्र के रस का कारण ही चींटियाँ आदि आकर्षित होती है, क्योंकि हमारी यूरिन में शुगर आने लगता है, जिससे चींटियाँ आने लगती है। इस प्रकार प्रमेय व्याधि का निदान रस गुण के आधार पर किया जा सकता है। और उसकी रस गुण से कि चींटियाँ आई भाई, तो इसका मतलब इसमें शुगर है। तो रस को आइडेंटिफाई करा, जैसे हम यूरिन टेस्ट कराते हैं ना, कल्चर करा दिया तो उसमें बैक्टीरिया का पता चल गया क्या इन्फेक्शन है। तो ये योग रत्नाकर जी ने हमारे अष्टवेद में क्या किया कि जिहा परीक्षा में हमारे जीव का टेस्ट से जिहा का शाम निरंतर के आधार पर, ठीक है। तो इसको मैं आपको 1 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। तो जैसे कि हमारी जिहा से क्या आइडेंटिफाई, जीव का रंग कैसा है, उसका नमी, उसका आकार देख करके हम उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसी में बताया था ना, उमामी शब्द है, ये ना तो मीठा होगा, ना खट्टा, ना नमकीन, ना कड़वा, तीखा, ना ही तीखा होता, बल्कि एक अलग प्रकार का गहरा स्वाद है, जैसे ये उमामी वाला वर्ड था, उसके लिए है ये। और बाकी हमारे जो रत्नाकर जी ने, योग रत्नाकर जी में जहाँ का बताया था, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा था गंध। अच्छा, गंध है तो गंध का क्या सीन है? जैसे बोला ना, गंध में कौन सा महाभूत होता है? गंध में हमारा होता है पृथ्वी महाभूत, ठीक है। तो गंध ग्रहो गुणागंधा साचा द्विभेद सुरभि असुरभि स पृथ्वी मात्र। इसके 2 भेद है, कौन सा? सुरभि और असुरभि। जिस गुण को घ्राण इंद्रियों से जाना सके, घ्राण इंद्रिय मतलब हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स,
गंध जिसे हम सूंघते हैं, तो जिनके द्वारा हम जाना जा सके उसको, उसे पृथ्वी या गंध कहते हैं। गंध के दो भेद हैं, सुरभि और असुरभि। सुरभि मीन्स सुगंध, जैसे जो हमें जो सुगंध है वो प्लीजेंट है। प्लीजेंट मीन्स कि जो हमको अच्छी लग रही है, और जो अनप्लीजेंट है वो हमें दुर्गंध है, मतलब अच्छी नहीं लग रहा है। जो गंध गुण पृथ्वी महाभूत में पाया जाता है। इसके कितने दो भेद हैं, कौन सा, सुरभि और असुरभि। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। रक्त के लक्षणों में लोह, लोहता, मत्स्य, गंध, त्वमेव चास्य, अर्थात मुख से लोह, रक्त, मछली और आम, मतलब जैसे हमारा जो पृथ्वी महाभूत है उससे रिलेटेड कोई डिजीज है तो हम उसको स्मेल करके पता कर सकते हैं। जैसे मुख से लोह जैसी आ रही है, रक्त जैसी स्मेल आ रही है, मछली और आम रस जैसी आ रही है, गंध के समान गंध निकलती है, ऐसा लक्षण कहा गया। इस प्रकार रक्त पित्त व्याधि का निदान गंध के कारण, जैसे किसी को स्वेट ज़्यादा, पसीना ज़्यादा है ना, तो कहते हैं कि इसमें पित्त की वृद्धि है, तो वाले आचार्य सोचते हैं ना व्रण गंध का उल्लेख किया। व्रण गंध मतलब जैसे हमारा कहीं पर बूंद हो गया, कोई घाव है, तो उसकी स्मेल सुन के भी हम उसके घाव की कंडीशन का पता लगा सकते हैं कि वो हील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो घाव में भी हमारा हो जाता है ये, क्योंकि व्रण गंध से तात्पर्य है कि जो हमारे बूंद से आने वाली है, ठीक है, एक विशेष प्रकार की मतलब हमें स्मेल दिखाई देती है। फिर कर्पूर गंध, कर्पूर मतलब जो कपूर होता है उसकी गंध, और गौमूत्र जो हमारे गायमूत्र की, तो इससे हम अपनी गंध का कर सकते हैं। वैसे हमारे चरक संहिता चिकित्सा स्थान में राजेशमा नामक व्याधि की चिकित्सा में मन के अनुकूल गंधों का सेवन, राजेशमा हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो उसमें भी हमारा इसका आइडेंटिफाई, उसकी स्मेल को, ये बोला ना, चिकित्सा में मन के अनुकूल गंधों का सेवन करने के लिए कहा गया कि जो हमारे मन में, जैसे हमारा मन करता है कि ये स्मेल मुझे अच्छी लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हें खाने का मन है तो आप उसको आराम से खा सकते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट होता है हमारे क्या, सार्थक गुण। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एकदम मज़े से एंजॉय।